अब दोस्तों 9 जुलाई 2023 को मुंबई के अंदर एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ, जहां अल्ताफ शेख, जिसने बड़ी ही मेहनत से बैंक में कैश मैनेजर की जॉब हासिल की थी ना, उसे भाई अचानक से जल्दी से अमीर बनने का भूत सवार हो गया और उसने एक खुराफाती प्लान बनाया। और वो प्लान था अपने ही बैंक में डाका डालने का। अब क्योंकि वो कैश मैनेजर था, इसलिए उसे पैसे के रिलेटेड सारी बातें पहले से पता थी कि बैंक अपने पैसे को कहाँ पे रखता है, उसे कैसे ऑपरेट करता है, ये सारी जानकारी उसे पता थी। इसलिए भाई इसका फायदा उठाते हुए उसने सबसे पहले बैंक के तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और एक सीक्रेट रास्ते से करोड़ों रुपए बैंक की तिजोरियों से गायब कर दिए। और भाई ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि उसने खुद जाकर पुलिस थाने में इस चोरी की रिपोर्ट भी लिखवा दी ताकि उसके ऊपर कोई शक न जाए। जिसके बाद जाहिर सी बात है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और भाई आखिर में अल्ताफ खुद ही पकड़ा गया, जहाँ उसने भाई ये क्लियरली बताया कि वो बचपन से ही गरीबी और भूखमरी की हालत में बड़ा हुआ है। इसलिए उसने रातों रात अमीर बनने के लिए अपना जो नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था ना, मनी हाइस्ट करके, उससे इंस्पायर होकर भाई ने अपने ही बैंक को लूटने का प्लान बना डाला ताकि वो जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। अब ये चीज गलत तो है, लेकिन इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि गरीबी भाई किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमेशा कोई ऐसा ही शॉर्टकट अपनाना जरूरी है क्या? क्या कोई ऐसा लीगल और इज्जतदार तरीका नहीं होता है कि जिससे हम अपनी गरीबी से बाहर निकल सके? और भाई गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसे कौन से सीक्रेट है जिसके बारे में अमीर लोगों को तो हजारों सालों से पता है, लेकिन वो गरीब लोगों से हमेशा छुपा करके रखते हैं। और भाई क्या सच में गरीब परिवार में पैदा होना श्राप है, या फिर इसे जानबूझकर एक श्राप की तरह दिखाया गया है? और ये अमीर लोग क्यों नहीं चाहते कि आप और मैं इस गरीबी के ट्रैप से कभी बाहर ही ना निकले? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारे काले कारनामों से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो जो चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी और प्रूफ के साथ, जिसकी लिंक इन डिटेल में खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई माता रानी की कसम खा के बता दे कि क्या हम तब भी अमीर बन सकते हैं जब हमारी जेब पूरी तरीके से खाली हो? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? तो दोस्त झूठ नहीं बोलूंगा, एक सिंगल वर्ड में जवाब दूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जिसके लिए आपको बस ये 3 चीजों को समझना होगा: एसेट, लायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर इसे सिंपल वे में बताऊं तो बहुत साल पहले एक सुनसान टापू पर 3 लोग रहते थे। अब उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसलिए ये तीनों पूरा दिन समंदर किनारे मछलियां पकड़ा करते थे और उसी को खा के जिंदा रहते थे। लेकिन इन बेचारों के पास मछलियां पकड़ने का कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो अपने हाथों से ही समंदर में डुबकियां लगा लगा करके मछलियां पकड़ा करते थे, जिसमें भाई लिटरली उनका पूरा पूरा दिन चला जाता था और पूरे दिन में मर मर के वो एक ही मछली पकड़ पाते थे। और हर दिन उनका ऐसे ही गुजारा चल रहा था। वो सुबह उठते, मछली पकड़ते, उसे खाते और सो जाते, और अगले दिन फिर से यही साइकिल शुरू हो जाती थी। यानी कि भाई एक तरीके से वो मैट्रिक के माया जाल में फंसे हुए थे। इसलिए ये तीनों अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि मछलियां पकड़ने के चक्कर में वो बाकी काम कर ही नहीं पाते थे, जैसे कि बारिश से बचने के लिए अपना खुद का घर बनाना, ठंड से बचने के लिए खुद के लिए अच्छे कपड़े बनाना और समंदर में दूर तक जाने के लिए बोट बनाना। इन शॉर्ट वो अपने लिए एक लेविश लग्जरी लाइफ तो चाहते थे, लेकिन भाई क्या करे, पूरा पूरा दिन उनका पेट भरने के चक्कर में ही निकल जाता था और इसी वजह से उनके पास अपने लग्जरी लाइफ बिल्ड करने का कोई समय बचता ही नहीं था। लेकिन एक रात जब तीनों दोस्त सो रहे थे ना, तब उनमें से एक लड़का एबल फ्रस्ट्रेशन के मारे सो नहीं पा रहा था। इसलिए वो खड़ा हुआ और तुरंत ही बोला कि मुझे ऐसी भिखारियों वाली जिंदगी नहीं जीनी है। आज से मैं अपने लिए एक लग्जरी लाइफ बिल्ड करूंगा, जहाँ मेरा खुद का लेविश घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए ढेर सारी मछलियां होगी। इसलिए उसने शांत दिमाग से ये सोचा कि अगर वो किसी तरह से अपनी हाथ की पहुंच को बढ़ा करके दूर से ही मछली को पकड़ने का कोई औजार बना ले, तो भाई वो कम समय में बहुत सारी मछलियां पकड़ सकता है। और जाहिर सी बात है कि बाकी बचे हुए समय में वो अपने लिए नया घर और नए कपड़े बना सकता है। और इसी सोच के साथ अगले दिन वो मछली पकड़ने नहीं गया, बल्कि वो सीधा गया जंगल में, और जंगल में जाकर ऐसी चीज बनाने में लग गया जिससे कि वो दूर से ही मछली को पकड़ सके। और पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने लकड़ी और जंगल के बेल की मदद से ऐसा सुंदर सा फिशिंग नेट बुना, जिसके इस्तेमाल से वो दूर से ही मछलियों को पकड़ सकता था। अब क्योंकि उसने अपना पूरा दिन फिशिंग नेट बनाने में लगा दिया था, इसलिए आज की रात बेचारे को भूखा ही सोना पड़ा। और एबल को ऐसी बेवकूफी करते हुए देखकर बाकी के 2 दोस्त ने उसका काफी मजाक भी उड़ाया कि क्या भाई डाइटिंग वाइटिंग कर रहा है क्या? लेकिन भाई उनको क्या पता था कि दूसरे दिन पूरा गेम ही पलटने वाला है। और भाई वही हुआ, एबल ने शुरुआती 1 घंटे में 2 मछलियां अपनी फिशिंग नेट की मदद से पकड़ ली, जिसे देखकर भाई सब लोग शॉक्ड हो गए। और भाई शाम होते होते तो एबल ने सच में मछलियों का ढेर लगा दिया, जबकि उसके दोनों दोस्त आज भी पूरे दिन में मेहनत कर करके एक एक मछलियां ही पकड़ पाए। जबकि आज रात भाई एबल ने पेट भर के खाना खाया। अब क्योंकि उसके पास काफी सारी एक्स्ट्रा मछलियां थी, इसलिए अब उसके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी अपने आप ही खुल
भूल गई। जैसे कि अब उसे हर दिन मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो हफ्ते में कभी भी एक दिन मछलियां पकड़ता और बाकी के दिन आराम से अपने लिए नए घर, कपड़े और पानी पे चलने वाली बोट बनाने के लिए काम करता। साथ ही भाई उसने अपने फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी मछली पकड़ने वाली जाल को और भी ज्यादा एडवांस बना लिया, जिसे देखकर भाई बाकी के जो दोस्त बचे हुए थे ना, उनके मुंह में भी पानी आने लगा और वो दोनों एबल के पास उसकी फिशिंग नेट को उधार मांगने के लिए चले गए। लेकिन एबल ने साफ मना कर दिया कि कहीं इन दोनों ने उनकी फिशिंग नेट तोड़ दी तो, या फिर इन दोनों ने टिकड़मबाजी लगाकर उसे नेट को वापस ही नहीं किया तो। इसलिए भाई एबल ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं देने वाला। लेकिन बहुत ज्यादा समझाने के बाद एबल एक शर्त पे रेडी हुआ कि चलो भाई ठीक है, मैं तुम दोनों को एक स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस फिशिंग नेट दे दूंगा, लेकिन भाई देख लो, इसके बदले में मैं पूरे दिन में जितनी भी तुम मछलियां पकड़ोगे ना, उसमें से आधी मछलियां तुम्हें मुझे देनी होगी, क्योंकि इस काम में पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी लगी हुई है, इसलिए मुझे इसमें आधा प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। अब भाई जाहिर सी बात है कि पूरे दिन भूखे मरने से तो बेटर ही है कि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसलिए दोनों दोस्त मान गए, जिससे हुआ ये कि दोनों दोस्त ने मिलकर पूरे दिन में 50 मछलियां पकड़ी, जिसमें से आधी उन्होंने रख ली और शर्त के मुताबिक आधी मछलियां एबल को दे दी। अब इतनी सारी मछलियां घर में पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसलिए एबल ने भाई अपनी एक्स्ट्रा मछलियों को अपनी बोट में लोड किया और अपनी बोट की मदद से मछलियों को दूसरे आइलैंड पे भेजना शुरू कर दिया। और भाई अब तो उसे मछलियां पकड़ने के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो काम तो उसके दोस्त उसके लिए कर रहे थे ना। इसलिए देखते ही देखते भाई एबल इस आइलैंड का फिशिंग बिजनेस का टाइकून बन गया और अब वो बस मैनेजमेंट करते हुए अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करता है। अब तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ऑथर पीटर स्विफ्ट ने अपनी किताब हाउ इकोनॉमी ग्रोस में बाकायदा पूरी दुनिया की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को सिंपल स्टोरी का स्वरूप देकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जहां वो क्लियरली सीना ठोक के ये बताते हैं कि गरीबी कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक तरीके से आशीर्वाद है, लेकिन तब जब आप एसेट, लायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल को बारीकी से इस्तेमाल करना सीख जाओगे तब, जैसा इस कहानी में क्लियरली एबल ने किया वैसे ही। अब जिन्हें एसेट और लायबिलिटी के बारे में नहीं पता है ना, तो उन्हें मैं बता दूं कि एसेट ऐसी चीजों को कहते हैं जो हर महीने आपको पैसे कमा करके दे, वहीं लायबिलिटी ऐसी चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कार, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर या टीवी, वैसे वाली चीज। जिससे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 2021 में मैं अपने बिजनेस और काम के सिलसिले में पुणे शिफ्ट हो गया था, और यहाँ पे भाई मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की कि मेरे घर के सामने जो वर्मा अंकल रहते थे, जो अच्छी खासे बैंक में जॉब भी करते हैं, जिसकी सैलरी भी तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए तो थी, लेकिन भाई फिर भी उनके घर पे जो खाना बनाने वाली आंटी आती है ना, वो एक्चुअली में उनसे ज्यादा अमीर है। अब वर्मा अंकल की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, वो उनकी वाइफ और 2 बच्चे के साथ रहते हैं और पूरे घर में वो अकेले कमाने वाले इंसान है, इसलिए वो इस फैमिली के एसेट हो गए। और बाकी सारे लोग जो पैसे नहीं कमाते हैं, उल्टा उनके ऊपर हर महीने पैसे खर्च होते हैं, इसलिए वो लोग एक तरीके से लायबिलिटी है। अब जैसे कि हर कोई इंसान करता है कि अपनी फैमिली की लाइफ को मेंटेन करने के लिए वर्मा अंकल भी अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों की हाई एजुकेशन और खाने पीने के लिए हर महीने तकरीबन 20,000 रुपए तो खर्च कर ही देते हैं, और हर महीने 5 से 10,000 रुपए सेविंग भी कर लेते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि महीने के आखिर में हर एक फैमिली मेंबर के हिस्से में करीब करीब 2 से 2,500 रुपए तो बच ही जाते हैं। लेकिन वहीं भाई कुकिंग वाली आंटी की बात करें तो उनकी फैमिली में भी 4 लोग ही रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। उनमें से उनके हस्बैंड तो ऑटो चलाते हैं, जो महीने में कम से कम 15-20 हजार रुपए की कमाई तो कर ही लेते हैं। लेकिन भाई कोविड के टाइम पर उनका हस्बैंड का काम ठप होने लगा और घर में पैसों की कमी होने लगे, तो भाई मजबूरी के मारे आंटी को घर घर जाकर कुकिंग करना स्टार्ट करना पड़ा। अब शुरुआत में तो आंटी को ये श्राप जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यही श्राप उनका आशीर्वाद बन गया, क्योंकि आज आंटी 5 से 6 घरों में कुकिंग का काम करते हैं, जिससे कि वो हर महीने कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा लेती है। और माता पिता को सपोर्ट करने के लिए उनकी बेटी भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती है, यानी कि वहाँ से भी छोटी मोटी कमाई तो हो ही जाती है। और अब क्योंकि ये फैमिली अपने आप को पुअर समझती है, इसलिए ये लोग अपने बच्चे को आज भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। और अगर कोई घर में कोई इंसान बीमार पड़ भी गया तो वो प्राइवेट के बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना ही प्रीफर करते हैं। साथ ही ये लोग ना तो बेफजूल के ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं और ना ही झूठी शान दिखाने के लिए आईफोन जैसी चीजें खरीदने के सपने देखते हैं, जिससे कि एंड ऑफ द मंथ ये लोग कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आराम से बचा लेते हैं। यानी कि भाई हर महीने के अंत में इस फैमिली के हर एक मेंबर के हिस्से में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए आते हैं। लेकिन भाई बात यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आंटी मुझे ये बता रही थी कि वो अपना खुद का घर लेने के बजाय पिछले 2 सालों में जो सेविंग जमा हुई थी ना, उस जमा हुए पैसे से आंटी ने अपने बेटे के नाम पर एक नई बिल्डिंग में खुद की दुकान खरीद ली और उसे बेकरी वाले को रेंट पे दे दी। और मैं सच बता रहा हूँ कि पुणे में ऑन एन एवरेज एक दुकान का रेंट 25,000 से लेकर 1 लाख के बीच में रहता है। और वही हुआ, उनको हर महीने 30,000 रुपए का रेंट आता है अब, जिसमें से 20,000 रुपए वो EMI पे करती है और 10,000 रुपए सीधा उनके बेटे के नाम पे सेविंग होती है भाई, क्लियर मुनाफा वाली सेविंग। अब ये लोग बेचारे काफी डाउन टू अर्थ है, इसलिए वो अपनी इस दुकान को तीसरे बच्चे की तरह समझते हैं, जो अपने माता पिता को हर महीने एक अच्छे बच्चे की तरह पैसे कमा करके दे रहा है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे असली अमीर कौन है, ये कुकिंग वाली आंटी या वर्मा अंकल? अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताना। हाँ भाई, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वर्मा अंकल एक बेवकूफ इंसान है और ये आंटी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि भाई कोविड से पहले तक आंटी का परिवार भी पुअर क्लास के ट्रैप में ही फंसा हुआ था। लेकिन भाई कोविड में अचानक से आई हुई मजबूरी के कारण ही उन्हें पता चला कि एसेट, लायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करके आप कैसे इस गरीबी के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पुराने एंशिएंट
भारत में ऐसा ही होता था। तब पूरी फैमिली एक साथ रहती थी और बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग काम किया करते थे। इसलिए तो पुराने जमाने में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि सब लोग कमाई करते थे और पूरी फैमिली एक साथ ग्रो करती थी। लेकिन फिर आ गए अंग्रेज, उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया और भाई आज तो हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, जहाँ पे एक बंदा काम करने वाला होता है और 100 लोग खाने वाले होते हैं। तो भाई फिर ग्रोथ तो कहाँ से होगी और एसेट तो कभी बन ही नहीं पाएगा। और वही होता है। अब भले ही आप चाहे किसी भी क्लास में हो, लेकिन अगर आपको अभी तक ऐसा फील होता है कि आपके पास पैसे कमाने वाली कोई भी स्किल नहीं है ना, तो ऐसे में आप एआई और चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, जिसमें भाई इजीली दिन के 2 से 3 घंटे काम करके आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। आज तो हजारों लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने भी एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसे अगर आप चाहो तो उसकी लिंक एंड डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बाद में चेक कर लेना उसको। लेकिन भाई यहाँ पे भी काफी सारे लोग आकर अटक जाते हैं। यहाँ पे भी लोग वर्मा अंकल की तरह पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए उन पैसों से कभी कोई ऐसा एसेट बिल्ड ही नहीं कर पाते जो हर महीने उन्हें एक मोटा पैसा कमा करके दे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ये कुकिंग वाली आंटी की तरह अपने लिए कोई फ्लैट, घर या दुकान खरीद लो, बल्कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की टर्म को बारीकी से समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स निफ्टी 50, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड है ना, उसने भाई क्लियरली पिछले 20 सालों में 14% का CAGR दिया है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ दिया है। जिसका मतलब ये है भाई कि इसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे हर साल कंपाउंड हो रहे हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 50 कंपनियां लिस्टेड है ना, वो आपके लिए काम करेगी और उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपके पैसे कंपाउंडेड होंगे। तो अगर कोई इंसान ज्यादा नहीं बल्कि हर महीने सिर्फ 2000 रुपए भी इन्वेस्ट करता है ना अगले 30 सालों तक, तो उसके पास अगले 30 सालों में कम से कम 1.1 करोड़ रुपए होंगे। और अगर वो इंसान थोड़ा समझदार हुआ और अपनी SIP को ज्यादा नहीं लेकिन 10% भी बढ़ाते चला गया ना, यानी कि पहले साल 2000 रुपए, दूसरे साल 2200 रुपए, तो ऐसे करते करते हुए भाई वो अगले 30 सालों में 2.3 करोड़ रुपए कमा लेगा। वो भी बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई मेहनत के। उसे बस सिंपली अपना पैसा इस निफ्टी 50 में डालना है, जिसका क्लियर रिजल्ट आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हो, क्योंकि अनगिनत लोग ये सब कर चुके हैं। तो भाई आप चाहे मिडिल क्लास में फंसे हो या फिर पुअर क्लास में, अगर आप इन ट्रैप से एक्चुअली में बाहर आना चाहते हो ना, तो इन 3 प्रिंसिपल को तो आपको आज नहीं तो कल बारीकी से इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप जिंदगी भर इन मैट्रिक के मायाजाल में फंसे रहोगे। और पूंजीवादी लोग तो चाहते ही है कि आप जिंदगी भर इस मैट्रिक के मायाजाल में फंसे रहो, ताकि वो आपको गुलाम बनाकर जिंदगी भर अपनी गुलामी में फंसा करके रख सके। इसलिए तो ऐसे चीज वो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते। लेकिन अगर आप इस ट्रैप को बारीकी से समझना चाहते हो ना, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को अभी देख लो, क्योंकि मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। इसलिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस अगर आप हर हफ्ते देखना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।